हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्क। आज स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन पार्ट थर्ड। कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं, कुछ एकेडमिक प्रेपोजिशंस ऐसी हैं, इन, इनटू, ऑन। इनका यूसेज कॉन्टेक्स्ट विद टाइम और कॉन्टेक्स्ट विद प्लेस, प्लेस के संदर्भ में और टाइम के संदर्भ में वेरी होता है, बदलता है, डिफरेंस है। तो वो चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। आई बिलीव कि मैंने इससे पहले 2 लेक्चर्स लिए थे, उसमें काफ़ी हद तक आपको प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। कोई भी वनडे एग्जाम्स ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज स्किल्स का टॉपिक ले लीजिए, प्रेपोजिशन इज मस्ट, इज पैरामाउंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इन, इनटू, इनसाइड। पहले ये डिफरेंस देखते हैं, इन और इनटू में डिफरेंस क्या है, फिर इन और इनसाइड में डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में और लैंग्वेज स्किल्स की बात करी जाए तो इनमें ही इशू आता है, इनमें सिमिलैरिटी काफ़ी है, इस वजह से इनको पहले कवर करते हैं। नाउ इन और इनटू। इन जब यूज़ होगा जब आपको किसी चीज़ की पोजीशन बतानी है, जगह बतानी है, तब आप इन यूज़ करोगे। यूजुअली इन तब यूज़ होता है जब कोई पोजीशन है, कोई जगह में कोई इंसान है, कोई भी चीज़ है, वो रेस्टिंग स्टेट में, वो अपनी स्टेट नहीं बदलता है। आई रिपीट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। जब वो कहीं पे है तो वो स्टेट चेंज नहीं होएगी। अब इनटू की बात करी जाए तो इनटू हमेशा आपकी मूवमेंट के लिए होगा या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा। कैसे? अगर जो कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, ठीक है, तो वो है मोशन, उसे बोलेंगे मूवमेंट। अगर जो वो एक ही स्टेट में मोशन में रहता है तब उसे नहीं बोलेंगे कि वो मोशन में है। इन डेप्थ में देखेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी इनटू के बारे में अच्छे से देख लो कि मोशन और मूवमेंट कहाँ पे काउंट होता है। दूसरी चीज़ मैंने बोली ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई चीज़ खुद एक स्टेट से दूसरी स्टेज में चले जाती है। जैसे कि दूध दही में बदल जाता है, दूध पनीर में बदल जाता है, तो वहाँ पे भी हम इनटू यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे? कलर बदल जाता है किसी चीज़ का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम देखेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं इन से। नाउ इन, मैंने जैसा बोला कि किसी एक स्टेट में रहेगा और उस स्टेट में चाहे उसकी मोशन हो चाहे रेस्टिंग हो, वो स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो उसे इन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स, फॉर सपोज ये एक क्लास है, एक रूम है, एक ऑफिस है, कुछ भी है। एक आपका रूम है, उसमें एक एंट्रेंस या एग्जिट के लिए एक वो बनाया हुआ है, रॉयल एग्जिट है। बहुत लंबी एग्जिट और एंट्रेंस बनाई है मैंने इसमें, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन, जब भी कोई यहाँ पे कोई चीज़ हो, फॉर सपोज यहाँ पे एक क्लास है, क्लास में एक बच्चा है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे द किड इज़ इन द क्लास, राइट। पर अगर जो वो बच्चा यहाँ पे रनिंग कर रहा है तब क्या बोलोगे? तो वो मोशन में है, बट स्टेट चेंज नहीं हो रही है उस जगह की, वो उसी ही स्टेट में मोशन में है, कूद रहा है, फांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो है वहीं पे। तो हम बोलेंगे द किड इज़ वॉकिंग या रनिंग इन द क्लासरूम। आ गया समझ में? स्टेट सेम है, स्टेट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इन। किसी भी रूम, ऑफिस, क्लास, कहीं पे भी हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इनटू की बात करी जाए, इनटू एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर जो डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, मोशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो इनटू यूज करेंगे। एग्जाम्पल दही वाला दिया था, कलर वाला दिया था, अभी और एग्जाम्पल देखिए तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा स्टेट के बारे में। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, इन के एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन इज इन द स्विमिंग पूल। एक लड़का है जॉन या फिर किड, दिस किड इज इन द स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल में है। सेकंड चीज, चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम। समझ में आ गया, क्लासरूम में है। अब वो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, डजंट मैटर, वो उस क्लास के अंदर है। नाउ अब सेकंड चीज, जैसे मैंने बोला था डाइव इनटू द पूल, अब इसमें क्या है? मोशन आ गया, वो डाइव कर रहा है, मोशन है, डाइव इनटू द पूल, डाइव इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर। कुछ भी एग्जाम्पल्स होता है जो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रन आर कमिंग इनटू द क्लासरूम। आ गया, यार कमिंग इनटू द क्लासरूम या एंटरिंग द क्लासरूम। ये मैंने इससे फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कि एंटर के साथ इनटू कब आता है और एंटर के साथ इनटू कब नहीं आता है। जब क्लास में या फिर कहीं जा रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, तो वहाँ आएगा एंटरिंग द क्लासरूम, एंटरिंग इनटू द क्लासरूम नहीं होता। ये चीज़ याद हो गया आई गेस। नाउ अब इनसाइड देखते हैं, इनसाइड इन और इनटू से कितना डिफरेंस है। इसके बाद एग्जांपल जरूर हैं, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट सो यू कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे वक्त तक आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं इनसाइड का। अच्छा, इनसाइड को समझने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर सपोज एक बाउंड्री है,
ये कोई एक बाउंड्री है, इस इमेज को भूल जाओ अभी, ये एक बाउंड्री है ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर का एरिया हमारा है, आ गया समझ में। ये बाउंड्री एनक्लोज्ड भी हो सकती है, मतलब ये ऐसे पूरा कवर होकर ऐसे आ सकती है, ठीक है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के यहाँ का एरिया हमारा है, तो मैं बोलूँगा ये बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा, ये बॉक्स और एक बॉक्स ये, तो मैं ये बोलूँगा दिस बॉक्स इज आउटसाइड द बाउंड्री एंड दिस वन इज इनसाइड द बाउंड्री। आ गया समझ में। एक बाउंड्री एक लिमिट के अंदर या बाहर कोई चीज़ है, इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंस पता है, अभी पता चल गया कि कोई चीज़ बाहर है कोई चीज़ अंदर है, बस यही फ़र्क है। पहला पॉइंट ये था इसका इनसाइड का। दूसरा पॉइंट, कोई भी चीज़ एनक्लोज्ड स्पेस में है। अब वो चीज़ को याद करो जो मैंने फर्स्ट में बोला था, इनमें एक रूम है, उसके पास एक एंट्रेंस है, ठीक है, वो एनक्लोज्ड नहीं है, उसमें किसी ने आपको बांधा नहीं है। कोई भी चीज़ एनक्लोज टू 4 वॉल्स या कन्फाइंड टू 4 वॉल्स बोलते हैं ना, कि चारों दीवारों से घिरा हुआ है, ऐसा नहीं है। एक वॉल पे हमारी एंट्रेंस है तो इन है, अगर जो एंट्रेंस नहीं है वो क्लोज है, एनक्लोज्ड स्पेस पे है, बंद है, तो क्या बोलेंगे, इनसाइड। दोनों पॉइंट हो गए इनसाइड के, एक बाउंड्री के अंदर और दूसरा एनक्लोज्ड स्पेस, बंद जगह, ठीक है। दोनों चीज़ आगे समझ में। एग्जाम्पल्स ये रहे, इनसाइड द पूल, जस्ट इन केस इनसाइड द पूल, अगर जो कोई इस तरीके से पूल में है, चारों दीवारें इनक्लोज्ड हैं इसकी, वैसे पूल में जाहिर सी बात है स्विमिंग होती है, ऊपर ही रहते हैं, पर ये जो यहाँ पे है चारों दीवारें क्लोज्ड है, और जस्ट इन केस ये भी हमारा क्या है, जस्ट कोई मूवी सीन ले लो, ये इनफैक्ट एक मूवी सीन से लिया गया है आपको समझाने के लिए कि किसी भी चीज़ में आप पूल में इनटू कैसे लगा सकते हैं, पूल के साथ इनसाइड कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब वो चारों वॉल्स बंद हो, सरफेस बंद हो और ग्राउंड ऑब्वियस सी बात है बंद रहेगा। सेकंड एग्जांपल, चिल्ड्रन आर इनसाइड द डोर। आ गया समझ में। अब एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ इनके एग्जांपल बहुत इजी हैं, जो ऑलरेडी बताया। आई एम सिटिंग इन द क्लास मीटिंग हॉल, मैं मीटिंग हॉल में बैठा हूँ। नाउ मेरे पर्स में पैसे हैं, मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा हूँ। चिल्ड्रन क्लासरूम में है, ही इज़ इन द ऑफिस, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। नाउ इनटू द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। बॉय ने क्या करा, लड़के ने क्या करा, रिवर में छलांग मार दी। हमेशा याद रखना, जब भी मोशन होगा, इनटू का मोशन होगा, तो उसमें बहुत सडन मूवमेंट, सडन मोशन भी हो सकता है, जैसे जम्प्ड, स्प्रैंग, कुछ भी हो सकता है। अभी आगे देखेंगे और एग्जाम्पल्स। द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द होल, मतलब क्या है इसका, स्नेक जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर स्नेक रेप्टाइल की कैटेगरी में ही आता है। ये जितने भी होते हैं, क्रॉल्ड मतलब रेंगना, वो हमेशा ऐसे रेंग के जाते हैं, एक सतह में ना ऐसे रेंग के जाते हैं। तो यहाँ पे कोई उसका घर रहा हुआ स्नेक का, वो घर के अंदर चले गया, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़, द कप ब्रोक ऑफ इनटू 100 पीसेस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। वो एक कप था पहले, अब वो टेबल से गिर गया था, टेबल से गिरने के बाद उसके 10 पीसेस या 100 पीसेस हो गए, तो कप ब्रोक ऑफ इनटू 100 पीसेस। आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल। अच्छा, यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, या इन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट की कोई स्टेट चेंज नहीं हुई है। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी है, तो ही थ्रू द बॉल इन द वेल, ये आएगा। जब बॉल की बात करिएगा, एक और एग्जांपल ले रखा उसका, द बॉल फेल इनटू द रिवर, या बॉल फेल इनटू द वेल, वहाँ पे सब्जेक्ट की स्टेट चेंज होनी चाहिए, तब इनटू यूज करोगे आप। कलर के ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल कम है इसमें, मोशन के ज़्यादा हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए, द कलर ऑफ द शर्ट, या फिर रेड शर्ट, या कोई सी भी कलर की शर्ट बोलो, द कलर ऑफ दैट रेड शर्ट चेंज्ड इनटू येलो। आ गया समझ में। मैंने क्या बोला, वो जो कलर था उस रेड शर्ट का, वो चेंज किस में हो गया, येलो में हो गया, तो मैंने क्या करा, इनटू यूज करा। क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मिल्क टर्न्स इनटू चीज़, मिल्क जो दूध था आपका वो पनीर में बदल गया। आगे समझ में। एक और चीज़, मिल्क टर्न्स इनटू आपका कर्ड, तो मिल्क यहाँ पे क्या हुआ, आपका दही में बदल गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो होती है उसमें भी आप इनटू यूज़ करेंगे। तो आई गेस इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन और इनसाइड में बहुत ज़्यादा वो आते हैं, इश्यूज आते हैं, और ये स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ एक वो लेंगे, क्विज लेंगे एक छोटी सी।
देखते हैं कि आपको कितने अच्छे से समझ आ रहा है। इन मैंने पहले ही बताया था, इन हमेशा क्या ओपन स्पेस में पोजीशन की बात करी जाएगी। ओपन स्पेस कुछ भी होता है क्लास जिसमें एक पर्टिकुलर एंट्रेंस होती है, आपको कन्फाइंड नहीं कि आपको बैरियर में नहीं डाला है। आप जब भी एक रूम, मीटिंग हॉल, क्लास रूम, ऑफिस या कहीं पर भी होते हैं, आगे समझ में। इनटू हमेशा एनक्लोज्ड स्पेसेस की बात करी जाएगी, बैरियर्स की, कन्फाइंड टू वॉल्स मतलब वॉल्स के अंदर हैं आप, एंट्रेंस और एग्जिट नहीं है उसमें आपकी, ठीक है। वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इनसाइड। अब जितने भी क्विज है यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, मैं सिर्फ आपको मीनिंग बताऊंगा। देयर इज नथिंग द बॉक्स। अब वो बॉक्स कैसा है, बॉक्स यूजुअली क्या होता है, कन्फाइंड ही होता है, बिल्कुल बंद होता है। बॉक्स का पर्पस ही होता है कि बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ रख के बंद करके रखी जाए। आगे समझ में। आंसर आपको खुद सोचने हैं, नहीं आए तो कमेंट सेक्शंस में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से आपको क्या लगता है। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई और इनसाइड द स्काई। जाहिर सी बात है, स्काई ओपन स्पेस होता है, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा। द अदर बर्ड इज इन द केज और इनसाइड द केज। केज बंद होता है, केज चारों तरफ से बंद है, कन्फाइंड है, तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, बहुत आसान है। द मेडिसिन इज इन और इनसाइड द सिरिंज। सिरिंज के अंदर मेडिसिन जो होती है, जो लिक्विड होता है, बंद होता है, बिल्कुल एनक्लोज्ड स्पेस में होता है। शी लुक्ड एट मी डायरेक्टली इन द आई। तो यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ एनक्लोज्ड जैसा है ही नहीं। शी पुट द मनी इन द एनवेलप या इन टू द एनवेलप, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो जो पैसे थे उसने एनवेलप में डाले, तो उसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मोशन भी करा है, चेंज भी करा है और पैसे डाले। तो ये आप बता सकते हैं। नाउ इन और इनसाइड में कुछ और डिफरेंस देख लो आप। सबसे पहले जब भी हम ये बोलेंगे इनमें कि आई एम इन द ग्रुप, तो वो एक पार्ट लेने वाली बात होती है, पार्टिसिपेशन की बात है, तो वहाँ पे इसका सेंस थोड़ा अलग हो जाता है। आई एम इन द ग्रुप मतलब आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप, और मैं उस ग्रुप में हूँ, मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ, तो आई एम इन द ग्रुप हमेशा यूज़ होगा। नाउ वी आर इन इंडिया, जब भी ये बोलेंगे वी आर इन इंडिया, वी आर इन चाइना, वी आर इन एनीवेयर, ठीक है, इन द वर्ल्ड। सो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कन्फाइंड नहीं है, तो हम ऐसे बोलेंगे इन इंडिया, इनसाइड चाइना, इनसाइड पाकिस्तान नहीं होगा, ये बात याद रखना। द स्टूडेंट स्टूड इन अ सर्कल, ये वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिया। द स्टूडेंट स्टूड इनसाइड द सर्कल, ये थोड़ा और इन डेप्थ दे देगा आपको। देखो सिंपल सी बात है, एक बुक उठाओ, बुक के पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ो आप, शायद 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ने पे, 6 बार पढ़ने पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस आपको नहीं आएगी इन डेप्थ नॉलेज, या फिर अगर आपको आ भी गई तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जितनी चीज़ें आप उधर देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, सिर्फ आपको उतनी ही चीज़ें बहुत अच्छे से आएगी। बिलीव मी, अगर जो आप किसी भी चीज़ को कंक्रीट तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही समझ पाएंगे। हमेशा चीज़ों को इन डेप्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करी जाए तो, इनफैक्ट CHSL की बात करी जाए, 10+2 का एग्ज़ाम है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप चीज़ों को इन डेप्थ में पढ़ते हो तो बहुत आसानी होती है चीज़ों को रिटेन करने में, लंबे समय तक याद रखने में, है ना। ऐसा है नहीं कि आपने 2 महीने तैयारी करी, तीसरे महीने एग्जाम दिया और चौथे महीने रिजल्ट आ गया और 5वें महीने पार्टी चल रही है, भाई जॉब लग गई भाई, है ना। ऐसा होता नहीं है, और लकीली हो जाए, आई होप सबके साथ हो ऐसा। द स्टूडेंट स्टूड इन अ सर्कल, तो स्टूड इन अ सर्कल आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूजुअली नहीं होता है। स्कूल्स में गेम्स होते हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल, सेमी सर्कल बना लेते हैं अक्सर, उसमें खेलते हैं, या फिर हाथ पकड़ के एक सर्कल बना के बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं ना। तो जब ऐसा होगा स्टूड इन अ सर्कल, तो वो सर्कल खुद बना रहे हैं। जब ये बोलेंगे स्टूड इनसाइड द सर्कल, तो मतलब एक सर्कल उन्होंने ज़मीन में बनाया है, उस सर्कल के अंदर हैं सारे, और उस सर्कल से बाहर जाएंगे तो बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। आगे समझ में। द बुक्स आर इनसाइड द ड्रॉर, द मोबाइल इज इनसाइड हिज पॉकेट, द क्लोथ्स आर इनसाइड द वार्डरोब। बताने की ज़रूरत है नहीं कि इनसाइड के कितने सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। बड़े आगे। नाउ ऑन, अपॉन, ऑन टू, पहली चीज़, ये 3 जो वर्ड्स हैं, इसमें ऑन फर्स्ट कैटेगरी में आ गया, अपॉन और ऑन टू सेकंड कैटेगरी में आ गया। आई रिपीट, 2 कैटेगरी बनाई है मैंने, एक बनाई है ऑन रेस्ट पोजीशन की, एक बनाई है अपॉन और ऑन टू की मूवमेंट वाली, मोशन वाली। 2 कैटेगरी हैं, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ, मतलब बार बार नहीं बता सकते ना। तो अब ये देखते हैं, किसी भी बुक में आप उठाओगे, अभी आपकी ही बुक की बात कर लेते हैं, आप कोई सी भी बुक उठा लेना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 99% बुक्स में आपको अपॉन और ऑन टू में एक अच्छा डिफरेंस जानने को नहीं मिल पाएगा आसानी से। इनफैक्ट आप ऑनलाइन भी सर्च मारेंगे तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि 100% आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाए। ट्राई करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कि आपको कितनी अच्छे से मैं चीज़ें समझा सकता हूँ।
फीडबैक तो आप ज़रूर देंगे, आई होप। नाउ जब मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूँगा, समवन इज ऑन समथिंग, तो द बुक इज ऑन द टेबल सबसे फेमस एग्जाम्पल है ऑन को समझाने का। कोई भी बुक उठा के देख लेना आप, ये एग्जाम्पल देते हैं और बहुत अच्छा भी है। द बुक इज ऑन द टेबल मतलब वो बुक उस टेबल पे है, रेस्टिंग स्टेट में है, प्रॉपरली रेस्टिंग स्टेट में कोई चीज़ है, मोशन में नहीं है। इसमें और इनटू में बहुत डिफरेंस है। ऑन द टेबल, समथिंग इज ऑन द टेबल, समथिंग इज ऑन द चेयर, समथिंग इज ऑन समथिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेस्टिंग पोजीशन में होगा। एक एग्जांपल, द कैट इज ऑन द चेयर, द कैट इज ऑन द चेयर। आ गया समझ में? अब दूसरी चीज देखते हैं। नो, एक्सक्यूज मी, नो, जब मैं देखूंगा अपॉन को, तो अपॉन का मतलब क्या है, वन थिंग इज ऑन अनदर थिंग। ये उसमें भी था, ऑन में भी था, भाई एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है ना, बट विथ सडन मोशन, मूवमेंट, मतलब मोशन और मूवमेंट समझ में आ गया होगा। सडन मोशन, एक जगह से दूसरी जगह एकदम से पोजीशन चेंज हो रही है, सडन मोशन, सडन मूवमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है, जैसे इनटू में था, ये सिंपली एक जगह से दूसरी जगह स्टेट में कोई चीज़ चेंज, कोई चीज़ जा रही है। मोशन, सडन मोशन, मैं दोबारा कह रहा हूँ सडन मोशन, इसमें हाईलाइट भी किया है। अब समझते हैं ऑन टू। देखो ऑन टू और अपॉन में जो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, उसमें खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, आ गया समझ में? फ्रॉम चेयर, चेयर में थी ना स्टूल, फ्रॉम द स्टूल, यहाँ से वो जंप करके सडन मोशन करके टेबल के ऊपर आ गई। दूसरी चीज़ देखो, नो सडन मोशन, जंपिंग, स्प्रैंग, बट क्या है, मोशन होगा, सडन मोशन, सडन मूवमेंट नहीं होगी। आ गया समझ में? अब इसमें एग्जाम्पल में देखो, जब कोई छत में चढ़ता है या सीढ़ियाँ चलता है, ही क्लाइम्ड ऑन टू द स्टेयर्स, लैडर्स, लैडर बोल सकते हैं, स्टेयर्स नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या नाम है आपका, जब आप छत में चढ़ोगे या कोई भी छत में चढ़ता है तो जंप मार के, झपट्टा मार के नहीं चढ़ता है, जैसे कैट, एक उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, जो एग्जाम्पल लिया मैंने इनफैक्ट, तो हमेशा यहाँ पे स्लाइट मोशन होगा, स्लाइट मूवमेंट होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, दे आर ऑन द रूफ, छत पर खड़े हैं, द कैट इज ऑन द बेड। तो हमेशा वन थिंग इज ऑन अनदर थिंग, हमेशा एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ पे होगी। यहाँ पे लिखा भी ऑन बताएगा पोजीशन, और वो भी स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर कोई चीज़ है। इसमें जो एक चीज़ है, एक ज्ञान की बात और कर लेते हैं, NERY, स्टेशनरी। इसमें दो चीज़ हैं, जब हम स्टेशनरी और स्टेशनरी करेंगे, डिक्शनरी में सर्च करना इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, काम आएगा ना। दूसरी चीज़, अपॉन, मूवमेंट, वन थिंग इज ऑन अनदर थिंग विथ सडन मोशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, तो बुक कहाँ गई, अपॉन द टेबल। द कैट जम्प्ड अपॉन द बेड, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, चूहे के ऊपर कूद गई, झपट्टा मार दिया, झपट्टा मार दिया ही होगा शायद हिंदी में, जो आपको समझ में आती है चीज़। टॉम एंड जेरी सभी ने देखा होगा यार, तो ये चीज़ तो शायद सभी को पता ही होगी कि टॉम एंड जेरी, चूहा बिल्ली का कितना ज़्यादा वो है, दोस्ती है। द लायन स्प्रैंग या पाउंस्ड अपॉन द गोट, मतलब अगेन स्प्रैंग, स्प्रैंग सेकेंड फॉर्म है स्प्रिंग की, इसका एक मतलब होता है झपट्टा मारना, पाउंस्ड का मतलब भी यही होता है, झपट्टा मारना। ऐसे करके जो बकरी है उसके ऊपर शेर कूद गया, ठीक है। ऑन और ऑन टू में शायद मुझे लगता नहीं कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा, बहुत आसान है समझना। अब सॉरी, ऑन और अपॉन में कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता होगा। अब ऑन टू के बारे में डेप्थ में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें ऐसे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, सिंपल सी चीज़ें। ही क्लाइम्ड ऑन टू द हॉर्स, ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, वो अपने घोड़े पर चढ़ा और चले गया, ठीक है। यूजुअली वो एक मोशन होता है, स्लाइटली सडन मोशन जैसा लगता है, पर हम घोड़े पर चढ़ते हैं, ठीक है। हम कूदते, मुझे नहीं लगता कोई इस चीज़ को यूज़ करता होगा, इस वर्ड को, घोड़े पर कूदा, घोड़े पर चढ़ा ही होता है हमेशा, है ना। तो जब ये होगा घोड़े पर चढ़ा, और चढ़ना हमेशा सडन मोशन में नहीं होता, स्लाइट सडन बोल सकते हैं, बट स्टिल स्मूथ मोशन। द आंट्स आर कमिंग ऑन टू द स्वीट्स, तो मिठाई पर चींटियाँ लग रही है या आ रही हैं। लेट्स मूव ऑन टू द रूफ, चलो छत पे चलते हैं। जॉन क्लाइंब ऑन टू द 10th फ्लोर, 10th फ्लोर तक वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गया, ठीक है। क्लाइंब ऑन टू द 10th फ्लोर का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर या बिल्डिंग से बाहर कोई आशिकों की तरह चढ़ के छत पे, मतलब 10वें फ्लोर तक गया, क्या पता कर भी ले,
पता नहीं, ठीक है। जॉन स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म अगेन, तो वो एक जगह से दूसरी जगह गया, तो ऑन टू द प्लेटफॉर्म। वी क्लाइम्ड, जॉन स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म पर गया, प्लेटफॉर्म पर पैर रखा उसने। वी क्लाइम्ड ऑन टू द बिल्डिंग्स रूफ, हम बिल्डिंग की रूफ तक चढ़ कर गए, जाहिर सी बात है स्टेयर से। द काउ बॉय लेफ्ट ऑन टू हिज हॉर्स, अगेन सेम चीज़, वो अपने घोड़े पर चढ़ा और वहाँ से जाहिर सी बात है चले गया होगा थोड़ी देर बाद। नाउ स्टार्ट विद ऑफ एंड अराउंड। अच्छा, नेक्स्ट आपकी प्रपोजिशन ऑफ एंड अराउंड। पहले हम देखते हैं अराउंड का मतलब क्या है। ऑफ थोड़ा सा अलग चीज़ है, ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंग्वेज स्किल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर जो आपको इसका मतलब पता है तो आप यूज़ करोगे, आपकी खुद इंग्लिश बहुत अट्रैक्टिव साउंड होगी। अराउंड की बात देखते हैं। अराउंड का मतलब है आसपास। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको थोड़ी सी चीज़ समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फुटबॉल्स, अ फ्यू फुटबॉल्स, कुछ फुटबॉल बास्केटबॉल के आसपास हैं। अ फ्यू फुटबॉल्स आर प्लेस्ड अराउंड द बास्केटबॉल, या फिर आ बास्केटबॉल, समझ में आ गया। कुछ फुटबॉल्स हैं जो बास्केटबॉल के आसपास रखी है। यूजुअली क्या होता है, ये पूरी पेराफेरी को कवर करता है। पेराफेरी मतलब उस जिस चीज़ के हम साथ में बोल रहे हैं उस चीज़ के आसपास का एरिया कवर करता है। ज़रूरी नहीं हमेशा सर्कल ही हो, राउंड शेप ही हो, ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर शेप टाइप भी हो सकता है, स्लाइटली सर्कल हो सकता है, नॉन सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द बॉल इज गोइंग अराउंड द बॉक्स, ठीक है। अगेन पूरी पेरिफेरी के आसपास का एरिया कवर करते हैं। अब ये देखो, ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई राउंड शेप का ही अराउंड होगा, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है। गोइंग अराउंड द कॉर्नर, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर शेप में अराउंड का मतलब है कि वो सर्कल ही हो। कॉर्नर है, स्क्वायर शेप होगा, एजेस होंगे उसमें, है ना। आगे समझ में, किसी भी चीज़ के आसपास, यूजुअली पेरिफेरी, लगभग पेरीफेरी को हिंदी में शायद ये बोल सकते हैं कि बाहर का एरिया, जो बाउंड्री टाइप होता है किसी भी जगह की, उसको बोलते हैं। वी सेट अराउंड द टेबल, हम टेबल के आसपास बैठे। वो टेबल स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है, गोल, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल ही होगा, है ना। अगर जो ऐसा होगा तो कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, 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 तो उसको भी हम बोलेंगे वी सेट अराउंड द टेबल। ही पुट हिज आर्म अराउंड हर नेक, ठीक है। तो उसने उसकी गर्दन के अराउंड अपना हाथ रखा, जैसे हम यूजुअली अपने दोस्तों के साथ भी करते ही हैं। कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते समय यूजुअली बच्चों में काफ़ी शौक होता है एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो, तो वो कंधे पे हाथ रखे ही जो गले पे हाथ रखते हैं वही चीज़ है। अ क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ जिसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, उमड़ गई, वहाँ पे खड़ी है, तो आसपास इकट्ठा होना। शी हैड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक, अगेन सेम थिंग है, एक स्कार्फ है जो उसने अपने पूरे गले के चारों ओर रखा है, आसपास रखा है। चारों ओर आएगा, इसका मतलब होगा चारों ओर, आसपास का नहीं होगा, इसका मतलब होगा चारों। द मून गोज अराउंड द अर्थ, बताने की ज़रूरत नहीं है, अर्थ के अराउंड हर तरफ वो रोटेट करता है ना, रिवॉल्व्स। नाउ आई वेंट अराउंड द कॉर्नर एंड सॉ इट, मैंने एक कॉर्नर के पास गया, ठीक है, वेंट अराउंड द कॉर्नर, उसके आसपास गया और मैंने वो चीज़ देख ली जो शायद मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, ठीक है। आई वॉकड अराउंड द साइड ऑफ द बिल्डिंग, अगेन साइड ऑफ द बिल्डिंग में गया और वहाँ से मैंने जो भी चीज़ थी, मतलब वॉकड अराउंड, बिल्डिंग के कॉर्नर से होते हुए गया, आसपास गया। देयर वर ट्रीज ऑल अराउंड, इसका मतलब ये भी होता है कि इसके अराउंड आसपास काफ़ी ट्रीज हैं, तो हम वहाँ उस सेंस में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एस्टिमेशन, कई बार ऐसे होता है कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई उस पार्टी में कितने लोग हैं या क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये बोल सकते हो अराउंड 40 स्टूडेंट्स, अराउंड 50 स्टूडेंट्स। तो एक एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन जब आप देते हो उसके साथ भी आप क्या अराउंड यूज़ कर सकते हो। देर आर अराउंड 20 और 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो कोई भी एक फिक्स नंबर बोल सकते हो, 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 20 स्टूडेंट्स। तो जब अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेशन की बात करी जाए, कुछ भी बात हो जिसमें आप अंदाज़ा लगाते हैं, उसको बोल सकते हैं आप अराउंड। आ गया समझ में, बढ़े आगे। एक और सेइंग है, वी हैव टू वर्क राउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक नहीं होता हुआ, राउंड द क्लॉक होता है, याद रखना, मैंने इसीलिए लिखा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ऑफ का मतलब देखते हैं। अराउंड मैंने बता दिया, ऑफ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रेपोजिशन, एक ऐसा वर्ड है, मैं ये बोलूँगा एक ऐसा वर्ड है जिसके कम से कम नहीं तो 15 से 20 अलग तरीके के यूसेज है, पर हम
सारी चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है, हमें कोई बुक नहीं लिखनी है, क्या पता आप में से कोई लिख भी ले मे बी इन फ्यूचर, बट अभी हमें नहीं लिखनी है। अभी हमारा मेन टारगेट है एग्जाम्स। तो ऑफ का मतलब हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि उनके कितने मतलब हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, जब भी किसी भी चीज़ में हम ऑफ यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ या तो किसी अपने एक लेवल से डाउन लेवल में गिरी है या नीचे पहुंची है, या ये एक पॉइंट है, कोई जगह है, इस जगह से कोई चीज़ डिस्टेंस पे है। दो एग्जांपल पता चल गया, डाउन से कोई चीज़ नीचे है, या फिर डिस्टेंस है, किसी चीज़ से दूर है, या कोई चीज़ ऑफ होती है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ आप ये समझ लो, कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, ऑफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं, दोनों में यूज़ होगा। कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना कि दोनों चीज़ अपोजिट हैं, पर ये कैसे यूज़ हो सकता है। देखो, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स। वर्ड का प्लेसमेंट कैसे होता है, उस पर चीज़ों का मीनिंग बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आई फेल ऑफ द लैडर, मैं एक लैडर पे चढ़ रहा था, सीढ़ी पे चढ़ रहा था और सीढ़ी से गिर गया। आई एम ऑफ द चेयर, इसके दो मतलब हो सकते हैं। आई एम ऑफ द चेयर को जो कोई तुम्हें ऐसा दिख रहा है, आई एम ऑफ माई रॉकर, इसको बोलते हैं रॉकर। एक चेयर होती है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे करके हम झूलते हैं, जैसा मेरा अभी आपको वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक होता है, इसे बोलते हैं रॉकर, ठीक है। तो यहाँ से कोई गिर गया, ऑफ द चेयर। अगर जो साइड में आई एम ऑफ द चेयर नाउ, मैं चेयर में नहीं हूँ अब, ठीक है। कीप ऑफ द ग्रासेस, कीप ऑफ द ग्रासेस नहीं होगा, सॉरी, ग्रास, ठीक है। तो वहाँ इसका मतलब क्या है, उससे दूर रहो, घास से दूर रहो। एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ स्पेन, एक आइलैंड है जो एक स्पेन एक कंट्री है, उसके तट से थोड़ा दूर है। आ गया समझ में। डिस्टेंस के बाद कीप ऑफ द ग्रास, डिस्टेंस रखो। आई फेल ऑफ द लेडर, इसका मतलब है डाउन, लेडर पे चढ़ रहा था, लेडर से नीचे गिर गया, ठीक है। द पेन फेल ऑफ द टेबल, आ गया समझ में। एक पेन था, मैंने टेबल के ऊपर रखा है, इट फेल ऑफ द टेबल, वो नीचे गिर गया, तब भी हम यूज़ करेंगे। आपको मीनिंग जितने ज़्यादा पता होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितने ज़्यादा का मतलब है जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। नाउ देयर वर स्टिल 100 मीटर्स ऑफ द समिट, मतलब दे वर स्टिल 100 मीटर ऑफ द समिट। एक समिट है, ऊंचाई का एक अंतिम क्षण, एक अंतिम जगह, एक अंतिम बिंदु है। उस अंतिम बिंदु से कोई चीज़ 100 मीटर्स नीचे है। कोई लोग, देवर, कुछ लोग हैं जो 100 मीटर अभी भी नीचे हैं। आगे समझ में, डिस्टेंस की बात हो रही है। शी गॉट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप, ये थोड़ा डिफरेंट है। शी गॉट ऑफ, गेट ऑन द बस होता है ना, तो जब चढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं गेट ऑन द बस, जब उतरते हैं तो बोलते हैं गेट ऑफ द बस। यहाँ पे कोई चीज़ एंड हो रही है, ये उस सेंस में यूज़ होगा आपका, एंड हो रही है, डेस्टिनेशन आ गई, उतरना है, ठीक है। इसको आगे मैंने कंटिन्यू करा है, गेट ऑन गेट ऑफ को, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्ट और एंड, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द फैन, ये आप अपने के लिए भी सीख लो, हर एक चीज़ एग्जाम्स के लिए नहीं होती है ना। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द फैंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ऑफ के सेंस में यूज़ हो रहा है, मतलब बंद करने के सेंस में। दूसरी चीज़, आई एम ऑफ टू माई बेड नाउ, आई एम ऑफ टू माई बेड नाउ, मैं सोने जा रहा हूँ, उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं इसको। ये कुछ सेइंग्स है जो फेमस है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ आपको एग्जाम के लिए भरनी है अपने दिमाग में, है ना। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, सीखो उसको, याद करो यार, थोड़ा बहुत यूज़ करो, थोड़ा, है ना, अट्रैक्टिव इंग्लिश बोलो ना। आई एम ऑफ टू माई होम, इसका मतलब है मैं अपने घर के लिए निकल गया, मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी। आई एम ऑफ टू माई जर्नी, आई एम ऑफ टू सम प्लेस, आई एम ऑफ टू माई स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल के लिए निकल गया। आई एम ऑफ टू माई कॉलेज, मैं स्कूल कॉलेज के लिए निकल गया। आ गया समझ में। लास्ट एग्जाम, आई एम ऑफ टू माई स्कूल नाउ, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। नाउ जब ये चीज़ होगी, आई एम नियर टू समथिंग, मैं किसी चीज़ के आसपास खड़ा हूँ। अबव ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अबव बोलते हैं तो मतलब वहाँ पे कोई टच नहीं होता है, मूवमेंट भी नहीं होती, ये सिंपली अबव होगी। स्टेशनरी मतलब स्थिर है, वहाँ पे बिल्ली फंस गई ऊपर हवा में, ठीक है, कोई जादू और बिल्ली फंस गई। ऑन, टच की बात हो रही है, समथिंग इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द बॉल। नाउ बिहाइंड, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बती है, माई राइट हैंड इज बिहाइंड माई लेफ्ट हैंड। नाउ बिसाइड, कोई चीज़ किसी के बगल में होती है, फॉर सपोज मेरे बगल में ये पेन है, या फिर मेरे बगल में कोई और बैठा हुआ है, तो बोलूँगा दिस पेन इज नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल है, नेक्स्ट टू मी, मेरे चीज़ के बगल में है। इन फ्रंट ऑफ, जब कोई चीज़, माई लेफ्ट हैंड इज इन फ्रंट ऑफ माई राइट हैंड, आगे समझ में, माई लेफ्ट हैंड इज इन फ्रंट ऑफ माई राइट हैंड। नाउ इन, कोई चीज़ किसी के अंदर है, बहुत अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत मेहनत लगती है यार ढूंढने में,
समझा करो। नाउ बिटवीन, जब कोई चीज़ किसी के बीच में है, दिस द कैट इज बिटवीन द टू वॉल्स। नाउ अंडर, कोई चीज़ किसी को 100% सेंस ऑफ कवरिंग देता है, एक जगह से दूसरी जगह का कवरिंग देता है। अंडर, अबव, अप, डाउन, ये सब चीज़ें मैंने सिंपली एक अलग से लेक्चर दिया है, उसमें समझाया, वो पक्का देख लेना इससे पहले, ठीक है। नाउ अगर जो ये चिड़िया बॉक्स की तरफ जा रही है तो हम बोलेंगे द बर्ड इज गोइंग टू द बॉक्स, ठीक है, टू द बॉक्स, बॉक्स पर ही जा रही है वो 100%। नाउ आउट ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स पर गई और बॉक्स के बगल से या कोई एग्जिट रही होगी, उस बॉक्स से निकलते हुए आउट ऑफ द बॉक्स हो गई। नाउ थ्रू द बॉक्स, अब वो बॉक्स के अंदर से, फॉर सपोज एक टनल की तरह उसने बॉक्स को बनाया, एक तरफ से गई और एक तरफ से बाहर आ गई। नाउ अलॉन्ग द बॉक्सेस, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हैं, अलॉन्ग द बॉक्सेस, अलॉन्ग द कंटेनर, अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रोड, कोई चीज़ वॉक कर रही है, कोई चीज़ जा रही है, तो उसको बोलेंगे अप एंड डाउन। में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई चीज़ ऊपर कोई चीज़ नीचे, जस्ट लाइक रोलर कोस्टर, जस्ट लाइक सीसॉ, व्हेन वन थिंग गोज अप द अदर गोज डाउन। ना ओवर द बॉक्स, व्हेन देयर इज अ मोशन, ठीक है, एक चीज जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही है, उसको बोलेंगे ओवर द बॉक्स, ओवर समथिंग। नाउ इनटू द बॉक्स, जाहिर सी बात है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, गोइंग इनटू द बॉक्स, गोइंग इनटू द रिवर, गोइंग इनटू द वेल, कुआ, वेल को बोलते हैं कुआ। अवे फ्रॉम द बॉक्स बताने की जरूरत है नहीं, इट्स वेरी सिंपल, अवे फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से दूर जा रही है। अराउंड द बॉक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, ये एक पूरा मोशन है, बहुत मेहनत लगती है यार ये सब चीज़ ढूंढने में, ठीक है, समझा करो। नाउ समझ, आई मीन ट्राई करा करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग। नाउ the line goes around the box, I hope you can see it, the line goes around the box, एक बॉक्स है उसके चारों ओर, the line goes around the box आ गया। नाउ द लाइन गोज थ्रू द बॉक्स, ये बॉक्स है उसके अंदर से घुसी और यहाँ से बाहर निकल गई, बहुत अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। द लाइन गोज अंडर द बॉक्स, ठीक है, अंडर द बॉक्स, ये बॉक्स है उसके नीचे से कोई लाइन ऐसे जा रही है, ये पेन है फॉर सपोज, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, तो इसके अंदर सेंस ऑफ कवरिंग दे रहा है, ये हैंड है सेंस ऑफ कवरिंग दे रहा है, वो बॉक्स भी सेंस ऑफ कवरिंग देगा। रिवीजन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एट इन ऑन इन कॉन्टेक्स्ट विद टाइम, टाइम के संदर्भ में। अब यहाँ पे दो पिक्चर है, पहले हम वो पिक्चर को समझ लेते हैं, मैं बाद में इस पिक्चर को नहीं रिपीट करूँगा, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, अभी पिक्चर समझ लेते हैं। अच्छा, डस्क और डाउन, डाउन ये दो चीज़ें होती हैं, डाउन नहीं है ये, डाउन है, प्रोनाउंसिएशन 100% सेम है, ये समझ लो आप, बट मीनिंग अलग है। पहले समझते हैं डाउन क्या होता है। सूरज आने से पहले सूरज की किरणों से जो रोशनी आती है, उस वक्त को, वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डे है, उसको बोलते हैं डाउन। सूरज आने से पहले सूरज की किरणों से जो रोशनी आती है उसको बोलते हैं डाउन। डस्क, सूरज के ढलने के, वो जो डिस्क होती है ना सूरज की, उसको डिस्क स्ट्रक्चर बन जाता है एक, है ना, तो वो डिस्क के ढलने के बाद जो रोशनी की वजह से उजाला होता है, जितनी देर के लिए वो उजाला होता है, उस वक्त को क्या बोलते हैं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, डस्क। एक गाना भी है इसमें ज़ाइन मलिक का, डस्क टिल डाउन, ठीक है, तो शाम से लेके अगले दिन की सुबह की पहली किरण तक ही है। हिंदी में भी एक गाना है शायद ऐसा कुछ, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, है ना, पढ़ाई करो बेटे, गाने के बारे में मत सोचो, ये सब आशिकी में मत पढ़ो, मुझे पता है तुम सबको ये गाना बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है, अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती, पढ़ाई करो उसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, और उसके बाद अगले दिन फिर शाम तक। नाउ यहाँ पे एट इन ऑन, ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम की बताए, एट 2 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट यूज़ होगा। जब फिक्स्ड टाइम होगा, एट 5:30, एट 10:30, एट कोई भी टाइम वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, एट यूज़ करोगे। जब डे की बात करी जाएगी, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी डे होगा, वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ऑन। दोबारा बता रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जितने भी डेज हैं, 7 days ऑफ अ वीक, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, ऑन यूज़ करोगे। नाउ जब डेट की बात करी जाएगी, तो डेट कितनी होती है, साइड सी बात है, 31, 1 से लेके 31, 31 तक ही होती है, उसके बाद शायद मैंने कोई डेट सुनी भी नहीं है कि उसके अलावा कोई डेट है। तो जितनी भी डेट्स है ना, इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा। लास्ट में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मंथ 30 दिन का हो गया ना, तो पूरे मंथ के साथ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये पूरे 12 मंथ है आपके, इनके साथ क्या यूज़ होगा, इन यूज़ होगा। जो ईयर हैं, 1947, 1950, 1999 कारगिल वॉर, 1947 इंडिपेंडेंस डे, 1950 रिपब्लिक
सॉरी डे बोल रहा हूँ, एयर। नाउ रिपब्लिक एयर, उसके बाद 1965, 1972, 1971, ये कुछ फेमस एयर्स हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं किन एयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, किसी भी एयर्स के साथ इन आएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock या 6 PM इन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी था, ऑन मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे इन 2015, 1997, ऑन 7th September और 6th of the last month, ऑन 7 September और 6th of the last month। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, इसको बाद में यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ एग्जांपल है, हमने ये तो देख लिया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के साथ आएगा, पर अगर जो मुझे ये बोलना हो कि मैं वहाँ लास्ट नाइट को गया था, आखिरी रात को मैं वहाँ पे था, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, या फिर लास्ट मॉर्निंग में वहाँ पे था, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं वहाँ जाऊँगा, या टुमारो, या फिर टुडे, इनके साथ क्या यूज़ होगा वो देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, ही विल गो देयर ऑन टुमारो होगा या टुमारो होगा। ये एग्जाम के पैटर्न है, एग्जाम के क्वेश्चन थे CGL के, सॉरी CPO में आए थे, कई बार पैटर्न आया था, एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं एज इट इज उठा के रखे हैं यहाँ पे। दे अराइव्ड हेयर लास्ट नाइट या फिर ऑन लास्ट नाइट, आई मेट हिम लास्ट इवनिंग। तो हमेशा याद रखना, जब भी लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, ट्यूसडे, सॉरी टुमारो, टुडे, ये आएगा। जब डे का नाम नहीं आएगा तब आप क्या यूज़ करोगे, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। पूरा अच्छे से समझ लेते हैं ना। ऑन डेज, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे होता है ना, विल गो देयर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होता है, बट ये चीज़ प्रपोजिशन नहीं लेती। कौन सी चीज़, जब भी टुडे, विल गो देयर टुडे, टुमारो, वी वेंट देयर येस्टरडे, वील गो देयर द फॉलोइंग डे, वी वर देयर द नेक्स्ट डे, वी रीच्ड होम येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे आफ्टरनून, वी वर देयर लास्ट नाइट, वी विल गो देयर दिस मॉर्निंग या फिर दिस आफ्टरनून, वी विल गो देयर या वी विल अटेंड द क्लास टुनाइट। ठीक है, हमने कहीं प्रपोजिशन यूज़ नहीं करी, गलती से यूज़ कर दी होगी तो स्किप कर देना भाई उस चीज़ को, ठीक है। नाउ एट एंड ऑन इन कॉन्टेक्स्ट विद टाइम, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब मैंने वो जो पिक्चर बताई थी ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पढ़ाई करो, तो एट डॉन, एट डस्क, एट सनराइज, एट नून, एट मिडनाइट, ये क्या है बहुत, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, रात के 12 बज के, दिन के 12 बज के। तो ये होता है ना, ये बहुत स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन होता है एक टाइम का, तो उसमें हम एट यूज़ करेंगे। एट, समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लव टेकिंग अ वॉक एट डाउन, मुझे सुबह सुबह वॉक लेना बहुत पसंद है। आई विल सी यू एट नाइट, द सन इज हॉटेस्ट एट मिड डे। मिड डे पता है ना, जहाँ पे दिन के 2 पहर हो जाती है, पहली पहर और 2 पहर ऐसे करके, तो इस तरीके से मिड डे। आगे समझ रहे हैं। आई विल सी यू एट नाइट, आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट, मैं अक्सर रात को लेट में ना काम करता हूँ, मैं अक्सर सुबह वॉक लेना पसंद करता हूँ, ठीक है। आई विल सी यू एट नाइट, मैं रात को तुम्हें मिलूंगा, ठीक है। द सन इज हॉटेस्ट एट मिड डे, दिन में जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। आ गया समझ में। अच्छा, जब इन द नाइट यूज़ होगा तो इन द नाइट कहाँ पे यूज़ होगा, देखो जब एट नाइट की बात करी जाए तो हम यूजली जर्नल चीज़ों की या रिपीटेड चीज़ों की या बिहेवियरल चीज़ों की या हैबिचुअल चीज़ों की बात कर रहे हैं। जब इन द नाइट यूज़ होगा तो इन द नाइट वहाँ यूज़ होगा जब आप एक पर्टिकुलर नाइट की बात करेंगे, वहाँ पे नाइट यूज़ होगा। जैसे आई हैड टू गेट अप टू रिसीव माई पेरेंट्स या फ्रेंड्स इन द नाइट, मुझे कल रात को भाई जल्दी सूखना पड़ा, ऐसे ऐसे करके दोस्त को लेने जाना था। आई वॉज अवेक इन द नाइट थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, ये अक्सर हम सभी के साथ होता है कि पूरी रात जग के हम भूतों की तरह सोचते रहते हैं कि ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, है ना, फ्यूचर के बारे में। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे है इन हमेशा आपके एक बिगर सेक्शन ऑफ द डे के लिए यूज़ होगा। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है और फिक्स्ड नहीं होती है। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो ये 3 चीज़ों के साथ यूजुअली यूज़ होगा। इन द नाइट मैंने बता दिया, एक पर्टिकुलर नाइट के लिए यूज़ होगा। वी लेफ्ट इन द मॉर्निंग, पहला एग्जाम्पल है। वी लेफ्ट इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। वी लेफ्ट इन द मॉर्निंग, वी लेफ्ट इन द मीन, अच्छा सेकंड एग्जाम्पल दूसरा है भाई। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 इन द मॉर्निंग, आई लाइक टू रोम अराउंड इन द इवनिंग, मुझे भाई रात को शाम को घूमना बहुत पसंद है। मीटिंग स्टार्ट होगी सुबह के 7 बजे। नाउ ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ऑन 7 सितंबर डेट के साथ क्या यूज़ होगा, इन किसके साथ यूज़ होता है, मंथ और ईयर के साथ। ऑन के एट किसके साथ होता है, फिक्स टाइम के साथ। अब क्या बचा, ऑन बचा। ऑन किसके साथ होगा, डे के साथ होगा या फिर डेट के साथ होगा। डे डेट ऑन, डे डेट ऑन,
ये चीज़ इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। ऑन 7 सितंबर और 6th ऑफ द लास्ट मंथ, या फिर ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनके साथ ऑन यूज़ होगा। बट इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून ये यूज़ करते हैं। बट जब भी इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, इनके साथ किसी भी डेट या डे मेंशन है आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं पे भी ऊपर नीचे वैसा होगा नहीं, आगे और पीछे ही होगा, तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑन। हमेशा ऑन कम्स बिफोर द डे एंड डेट, हमेशा ऑन आएगा, इन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, एक बार दोबारा इसको देखना थोड़ा सा पीछे जाके, ताकि आपको अच्छे से याद है। वी लेफ्ट इन द इवनिंग नहीं आया यहाँ पे, ऑन द इवनिंग ऑफ द 6th at 6 PM। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि हम एक डेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑन है ना, इस डेट के लिए आया है, हमेशा हमेशा याद रखना। ऑन संडे मॉर्निंग, इन द संडे मॉर्निंग नहीं आया, ऑन संडे मॉर्निंग, तो हमने डेट के लिए। इन द इवनिंग ऑफ मे नहीं आया, ऑन द इवनिंग ऑफ मे 2nd, तो वहाँ पे क्या है आपका? मंथ आ गया, वैसे तो यहाँ पे डेट के लिए यूज हुआ है, 2nd आ गया समझ में। नाउ अब एट और इन का इन कॉन्टेक्स्ट विद प्लेस के साथ समझ लेते हैं, बहुत आसान है। जब भी एट यूज करेंगे स्मॉलर प्लेस के लिए यूज होगा, इन बिगर प्लेस के लिए होगा। अब जब एक स्मॉलर और बिगर प्लेस दोनों साथ में आ जाए, तब की ये सेंस की बात बता रहा हूँ मैं कि ये होगा एट स्मॉलर इन बिगर। और अगर जो कुछ चीज़ें ऐसी हों, कुछ जगह ऐसी हो जो स्मॉलर होगी, वहाँ पे भी एट आएगा जब वो अकेले यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आई लिव एट शास्त्री नगर इन दिल्ली। शास्त्री नगर छोटी जगह है, दिल्ली बड़ी जगह। शी लिव्स एट वसंत विहार इन दिल्ली, ठीक है, वसंत विहार छोटी जगह है, दिल्ली बड़ी जगह है। अब आई लिव एट इंडिया इन एशिया, या फिर आई लिव एट इंडिया इन एशिया या एशिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज़ कर सकते हैं, डजंट मेक मच डिफरेंस, दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब इंडिया छोटी जगह है, एशिया बड़ी जगह है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जो छोटी जगह है, हमने कुछ जगह को स्पेशली इस कैटेगरी में डाला है। किस कैटेगरी में डाला है? एट विलेज, टाउन, सेक्टर या कॉलोनी के लिए ही यूज़ होगा। आप स्टेट के लिए या कंट्री के लिए यूज़ नहीं करोगे, नो मैटर आप कॉन्टिनेंट की बात करो उसके साथ, या फिर वर्ल्ड की बात करो या यूनिवर्स की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इन यूज़ होगा सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट। आगे समझ में, बड़े आगे। एग्जाम्पल देखिए, आई लिव इन देहरादून, इट्स अ कैपिटल स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। आई लिव इन देहरादून उत्तराखंड, या फिर आई लिव इन देहरादून इन उत्तराखंड भी बोल सकते हो आप, डजंट मेक मच डिफरेंस, ठीक है। आई लिव इन इंडिया एशिया, तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ी जगहों के साथ, छोटी जगहों के साथ एट और इन कैसे यूज होता है। वो खत्म हो गया, टॉपिक इतना ही सा था। बाय और विद एक्ट डन बाय, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क नहीं किया, भूल गया मैं, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्ट डन, अब दोबारा देखो, एक्ट डन, कलर कोडिंग पे ध्यान दो, कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें ध्यान दो। एक्ट डन बाय नाउन और प्रोनाउन, मतलब किसी एक इंसान ने किया है। एक्ट डन बाय राम, या फिर एक्ट डन बाय हिम, एक्ट डन बाय सीता, या एक्ट डन बाय हर। आ गया समझ में? एक्ट डन बाय, तो जो डूअर है ना, जो यहाँ पे डूअर है, डूअर मतलब जो कार्य कर रहा है आपका, उसके साथ आप बाय यूज करेंगे। जब किसी चीज के थ्रू कर रहा है, उस इक्विपमेंट के लिए, उस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? विद का भी नाउन और प्रोनाउन यूज हो सकता है, जैसे विद हैमर, या फिर अगर जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को, तो मैं उसके लिए इट यूज करूंगा। कंफ्यूज मत हो, नाउन और प्रोनाउन में इतना ध्यान मत दो। अगर जो कॉम्प्लिकेशन लग रहा है आपको, सीधा इतनी चीज़ समझ लो कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं बाय यूज़ करूँगा, मैं जिस चीज़ के थ्रू कर रहा हूँ उसको विद के साथ यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने पेपर साइन किया, तो द पेपर वॉज साइंड बाय मी, या फिर साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक, ब्लू इंक, इन आएगा हमेशा इंक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा, इसमें तीनों चीज़ क्लियर हुई है। बाय समवन, विद समथिंग, इन ब्लैक इंक, वाइट इंक, जो भी कलर की इंक है, ठीक है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक, बाय हिम विद अ स्टिक। आ गया समझ में? यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड, ठीक है। तो आप एक स्मॉल रॉड के साथ उसको नहीं पकड़ सकते हैं। यहाँ तक आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। टाइम के साथ बाय कैसे यूज होगा, टाइम और प्लेस के साथ कैसे यूज होगा। एक छोटी सी चीज़ है, जब भी बाय यूज होगा, बाय का जो अर्थ होता है ना, वो आस पास का होता है। अगर जो मैं ये बोलूँगा आई विल रीच होम बाय 7 o'clock, तो मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 7 बजे के आसपास।
लगभग 7 बज रहा होगा उस वक्त जब तक मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। मैं एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लेता हूँ, पर एक फिक्स नहीं होती है, एक अंदाज़ा होता है बाय इतना। आ गया समझ में? समवन इज स्टैंडिंग बाय समथिंग, तो मैं बोलूँगा वो उस चीज़ के पास खड़ा हुआ है। आ गया समझ में? ही इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, वो विंडो के आसपास खड़ा हुआ है। वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय इवनिंग 6 PM या फिर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आ गया? आई गेस इतना टफ नहीं है कि हम इसके आसपास कोई चीज़ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बट यूजुअली फ्यूचर टेंस के साथ वी शैल हैव फिनिश्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हम बाय यूज़ नहीं करते हैं। ये एग्जांपल में आ गया, बट आप ये समझ लो कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ यूज होगा वी विल फिनिश द वर्क या फिर आई विल बी होम बाय 6 o'clock 6 PM, ऐसा फ्यूचर परफेक्ट के साथ या फ्यूचर टेंस के साथ कम यूज़ होता है, वो सिंपल फ्यूचर के साथ यूज होता है। आई थिंक नाउ बाय इन ऑन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड लास्ट प्रेपोजिशन है। आई नो काफ़ी लंबा लेक्चर खिंच गया, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाय कब यूज़ होगा और इन और ऑन कब यूज़ होगा, वो चीज़ समझ सकते हैं। जब इन और ऑन की बात करी जाएगी तो यूजुअली हम अपनी पोजीशन बता रहे हैं। जब बाय की बात करी जाएगी तो हम उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार के अंदर बैठा हूँ। आई एम गोइंग इन कार नहीं होगा, आई एम गोइंग बाय कार होगा, बाय बस होगा, बाय ट्रेन होगा, बाय एरोप्लेन होगा। आगे समझ में? नाउ ऑन फुट की बात करी जाएगी तो वॉकिंग होगा। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, मतलब मैं वॉक करके जाता हूँ। यहाँ तक आ गया समझ में कि बाइक्स ले, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय whatever means is available, मैं उसके थ्रू जाता हूँ, मैं बाय यूज होगा वहाँ पे। अब you're on a bus, on a plane, on a train, on a ship, boat, you are in a car, taxi, helicopter और ट्रक। और बाइक और बाइसिकल को ऑन की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। समझ में आ गया कि ये क्या है? नहीं समझ में आया? मुझे पता था ये नहीं समझ में आएगा कि ऑन बस के साथ क्यों यूज़ हो रहा है, कार के साथ यूज़ क्यों नहीं हो रहा, या फिर टैक्सी के साथ यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, हेलीकॉप्टर के साथ इन क्यों आ रहा है ना। तो ये जो बस इतना चार्ट पहले ध्यान रख लो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नो, कुछ एग्जांपल्स देखो, रीज़न पक्का मिलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। प्लीज़ गेट ऑन द बस, प्लीज़ गेट ऑन द ट्रेन, प्लीज़ गेट ऑन द प्लेन। आ गया समझ में क्या बोला है? और उतरने को, चढ़ने के लिए गेट ऑन, उतरने को गेट ऑफ द ट्रेन, बस, प्लेन, समथिंग। ये मैंने 4-5 स्लाइड पहले बोला था कि मैं इसको बाद में कवर करूँगा गेट ऑफ को, तो वो ये एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखते, यू गेट ऑफ द ट्रेन एट द थर्ड स्टॉप, तुम थर्ड स्टॉप में ट्रेन से उतर जाओगे ना, उतर जाना, ठीक है। तो गेट इन द, अब कार और टैक्सी, हेलीकॉप्टर की बात करी जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे इन आएगा। कैसे? गेट इन द कार, टैक्सी। आगे समझ में? गेट आउट ऑफ द कार और टैक्सी, जब एग्जिट और लीव करेंगे। अच्छा, जो चीज़ बोली वो समझ में आ गई। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न देख लेते हैं। यू आर ऑन अ बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, बोट, ये जो है ये कमर्शियल व्हीकल्स हैं आपके, कमर्शियल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए इसमें क्या आता है? ऑन आएगा, कमर्शियल। और मास ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे व्यक्तियों के लिए यूज होता है। आगे समझ में? बट जो पर्सनल चार्टर्ड प्लेन होते हैं छोटे, उसके लिए आप इन यूज़ कर सकते हो, बट एक जो नॉर्मली यूजुअली प्लेन होता है उसके लिए आप ऑन यूज़ करोगे। आई एम ऑन द प्लेन, आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, शिप, बोट। और जो बाइक होती है, जो एनक्लोज्ड स्पेस की नहीं होती है, पर्सनल यूज़ की होती है, उसके साथ भी आप ऑन ही यूज़ करोगे। और जो चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए होती है, जैसे कार, टैक्सी, हेलीकॉप्टर और ट्रक। हेलीकॉप्टर क्योंकि वो स्मॉल होता है, मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता। मैं C-17 ग्लोब मास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, छोटा होता है, मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता, ट्रक भी नहीं होता, इसलिए इन आएगा इन सब चीज़ों के साथ। रीज़न क्लियर हो गया? नहीं तो आप रीज़न ही पूछते, फिर कन्फ्यूजन रहता है। नाउ लास्ट टॉपिक, टिल, अंटिल। ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। कोई चीज़ कब तक हो रही है, कब ख़त्म होगी, कब स्टार्ट होगी, कब तक हो रही है यूजुअली, उस चीज़ के साथ आपका अंटिल होता है, या इस वक्त तक होगी, या इस वक्त के बाद स्टार्ट होगी, उसके लिए यूज होगा। अब ये देख लो, टिल हमेशा पर्टिकुलर टाइम के साथ होगा, अंटिल इनडेफिनिट टाइम। जैसे मॉर्निंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, टिल सुबह के 9 बजे के लिए यूज़ कर सकते हैं, अंटिल शाम बोल सकते हैं कि अंटिल शाम, ठीक है, टिल 6 बजे शाम के। तो ये जो डिफरेंस है ना, अभी और डेप्थ में रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद टिल, ये मैं पर्सनली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये शायद आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मैंने अभी तक ये किसी बुक में देखा नहीं है।
एग्जाम के पैटर्न में देखा था मैंने इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो टिल से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, अनटिल से स्टार्ट होगा, नो मैटर कि डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट टाइम है। अनटिल इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज हो सकता है, बट अनटिल 5 o'clock आई विल बी इन द ऑफिस। आ गया समझ में? मैंने बोला 5 बजे तक है, डेफिनेट टाइम है, पर मैंने अनटिल यूज कर लिया वहां पे। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल नेक्स्ट सेशन। सेशन के टाइम्स कभी डिसाइडेड नहीं होते हैं कि वो सेशन कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट सेशन, ठीक है? जो लोकसभा राज्यसभा में सेशन चलते हैं आपके, उसकी बात करें, विधान परिषद, विधानसभा। द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल, कोई भी बिल पास नहीं होगा जब तक नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट नहीं होगा, ये फिक्स नहीं है। आई विल बी बिजी टिल 5 PM टुडे, मैं शाम के 5 बजे तक बिजी हूँ। वी शैल वर्क टिल 6 PM इन द इवनिंग। टिल और अंटिल 30 ही वॉज अ बैचलर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए, सोचिए, मैं लास्ट में इसको लूंगा। आई विल बी बिजी अंटिल टुडे इवनिंग, मैं शाम तक बिजी हूँ, आज की शाम तक बिजी हूँ, मैं व्यस्त रहूंगा। नाउ वी शैल वर्क अंटिल वी फेल डाउन, मतलब हम तब तक काम करेंगे जब तक हम गिर नहीं जाते। ये एक मेटाफर होता है, इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, काम कर रहा एकदम से गिर गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं बुरी तरीके से थक के गिर ना जाऊं। अच्छा, टिल और अंटिल 30 ही वॉज अ बैचलर। 30 क्या है, एक फिक्स नंबर है, बट स्टिल अंटिल यूज होगा, सॉरी हाँ अंटिल यूज होगा, टिल यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी भी टिल से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। जैसे माई सेल्फ से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, मैं मारूंगा तुम्हें और तुमने कभी ये बोल दिया कि माई सेल्फ राजू, माई सेल्फ रहीम, माई सेल्फ जो भी कुछ ना बोलो, माई सेल्फ से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। आई एम दिस, आई एम जॉन, आई एम प्रकाश बेलवाल, ठीक है, आई एम द एडमिन ऑफ इंग्लिश वर्थ, ऐसे यूज़ करते हैं कभी। माई सेल्फ ये नहीं यूज़ होता, बहुत अच्छे लोग देखे हैं जो इतनी बड़ी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ये ऊपर वाली चीज़। दूसरी चीज़ है टिल इज यूज्ड फॉर टाइम वाइल टू इज फॉर प्लेस, ये लास्ट चीज़ है, लास्ट स्लाइड, लास्ट सेंटेंस। टिल हमेशा टाइम के लिए यूज होगा, टू हमेशा अप टू दैट स्टेशन, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए यूज होगा। वी वॉक्ड अप टू दैट स्टेशन। सो आई गेस काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। क्विजेज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, PDF नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास ऑलरेडी है। लास्ट चीज़, इंस्टाग्राम पे एवरी वीक अब लाइव सेशन होगा जिसमें सारे डाउट्स रैंडमली कहीं से भी पूछ सकते हो आप लोग। जो भी ज्वाइन करना चाहेगा, डेट और टाइम टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगा।